अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरफ दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। दोस्तों देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है जो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, मैसिव जंग जो है वो छिड़ गई है सेठी और वकार आप कह लेंगे जका अशरफ के दरमियान। नून और पीपी जो है वो दोनों आमने सामने आ चुकी है। क्या होने जा रहा है, क्या नजम सेठी मजीद चेयरमैन रह सकेंगे या नहीं, डेडलॉक बरकरार है, डेट सामने आ चुकी है जिस पर जो है फैसला होना है कि कौन होगा नया चेयरमैन। वो कौन सी डेट है वो आप लोग से डिस्कस करेंगे। बात करेंगे मोहम्मद रिजवान को लेकर, जिनके हवाले से खबरें चल रही हैं कि वो श्रीलंका टूर पर शायद पाकिस्तान से ट्रैवल ना करे बल्कि वो खेले कनाडा का जो T20 लीग है वो खेले उस टाइम पर। क्या खबरें हैं और इस हवाले से क्या वाकई रिजवान प्रेफर कर रहे हैं, क्या कुछ खबरें आ रही हैं वो जरा आप लोग से बात करेंगे। बात करेंगे कि एक बड़ा खिलाड़ी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो चुका है। बहुत बड़ा झटका लगा है टीम को, पहले भी उनका एक बड़ा खिलाड़ी बाहर था, कौन है वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे एशिज के हवाले से जो प्लेइंग 11 सामने आ चुकी है इंग्लैंड की, कुछ वो भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साल के पहले आपको बजाना ना भूलिए। तो बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब सेठी और जका अशरफ जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद ये क्लैश जो है, जिस तरह से जो नजम सेठी साहब है, जब उन्होंने लंदन में जाके तो नवाज शरीफ से मुलाकात की, फिर उसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने जो आपके करंट प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब उनसे मुलाकात की, तो लग ऐसा रहा था जैसे ये मामला जो है ये टल जाएंगे और कोई ना कोई कहानी जो है वो निकल आएगी और सेठी साहब को जो है कंटिन्यू कर लिया जाएगा। लेकिन अब बड़े बाजूक जराये से खबर जो है वसूल हुई है कि बड़ा गहरा डेड लॉक जो है इसके ऊपर बरकरार है। पीपी के जो मिनिस्टर है उनको सख्त इंस्ट्रक्शन है, मतलब आपके टॉप जरदारी साहब की तरफ से, कि कुछ भी हो जाए कि आपने जो बनाना है वो जका अशरफ को आपने जो है वो चेयरमैन बनाना है और इसके ऊपर जो है वो डेडलॉक बरकरार है। और वो उनका ये मानना है कि ये मिनिस्ट्री भी हमारे पास है, इसलिए हम ये डिसीजन लेंगे कि स्पोर्ट्स में कौन रहेगा ये चेयरमैन, कौन नहीं रहेगा। ऑलरेडी इन्होंने नजम सेठी को बना दिया। देखिए मामलात बहुत ज्यादा संगीन हो चुके हैं और अगर आपको याद हो, अगर आपने हमारा टीवी वाला शो देखा हो जब मैं और अली इनवाइटेड थे टीवी शो में, तो हम दोनों ने ये स्टोरी भी उस टाइम टीवी पर ही बैठ कर ये दी थी। उस टाइम आपको पता है क्योंकि एशिया कप की बहुत हाइप थी, तो जाहिर है इस मामले इस मुद्दे पर कोई बात इतनी नहीं हो रही थी। लेकिन हमने जब हम टीवी पर बैठे थे तब हमने इसके ऊपर हवाले से बात की थी। एबीएन एचडी न्यूज पे हमारा शो चल रहा था, वहां पर हमने बात की थी। लेकिन अभी अगर आप हामिद मीर, आपको पता है जियो के एंकर हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, उनकी अगर आप बात माने तो मामलात इतने संगीन है कि यहां तक पीपल्स पार्टी ने कहा कि जो पीडीएम की जो इनकी हुकूमत आपकी जो बनी हुई है, उन्होंने यहां तक कहा कि अगर ये चेयरमैन की मामला हमारा हल नहीं होता, मतलब पीपल्स पार्टी के जो जरदारी साहब हैं उन्होंने ये कहा है जरदारी ने कि अगर मेरा जका अशरफ दोस्त है, क्योंकि आपको पता है शुगर मिल का मालिक भी है जका अशरफ, तो उन्होंने ये कहा कि अगर जका अशरफ साहब नहीं बनते हैं पीसीबी के चेयरमैन तो हम आपसे अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। इतनी लड़ाई हो चुकी है। इसके बाद जो खबरें ये हैं कि नजम सेठी साहब ने, आपको पता है शहबाज शरीफ से मुलाकात तो की थी, जिसमें चलो कहा गया कि वर्ल्ड कप के हवाले से भी इजाजत ली गई है, अपने हवाले से भी बात की। उसके बाद एक मुलाकात नजम सेठी साहब ने कोशिश की कि मैं मुलाकात कर लूं आपके जरदारी साहब से, लेकिन बड़ी ये अजीब बात है कि उन्होंने इनसे मुलाकात ही नहीं की। मतलब आप देखें कितना संगीन मामला है। और अब खबरें ये आ रही हैं कि नून लीग के पास ऑप्शन यही है, या तो जका अशरफ को चेयरमैन बनाओ जरदारी, या अपनी पीएम की कुर्सी छोड़ दो। नजम सेठी साहब तो पॉलिटिकली भी बात करते रहे ना, मसला ये है कि वो तो जरदारी की भी बात करते रहे पॉलिटिकली। जब उससे उनके शो करते थे ना इससे पहले, क्रिकेट में तो चलो उनका आना जाना लगा रहता है, जब वो इससे हटते हैं तो फिर वो न्यूज पर बैठ के पॉलिटिकल शो करते हैं, जिसमें वो ज्यादा, आपको पता है कि नून लीग है तो वो ज्यादा बेस उनके ऊपर बात करते हैं और बाकी दीगर पार्टियों के जो है वो अगेंस्ट भी बात करते हैं। लेकिन उनका जो पीपल पार्टी, उनका मेन ये मानना है कि ये जो स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है ये हमारे पास है, तो ये हमारा राइट है कि हम जो जका अशरफ को बनाए। और जो डेट आ रही है वो लास्ट डेट आ रही है 22 जून। 22 जून वो आखिरी तारीख है इस महीने की, जब तक जो है नजम सेठी बरकरार रहेंगे, खत्म हो जाएगी। हाँ, बस समझ लें 22 जो आखिरी है उसके बाद, क्योंकि स्पोर्ट्स जो उनके मिनिस्टर है मिजारी, वो क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमारे अंडर आती है तो हम इसमें देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं हमने लेटर भेजा, लेटर में स्पेसिफिकली हमने 2 नाम मेंशन करके भेजे हैं, लेकिन हमें किसी किस्म का रिस्पॉन्ड जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से नहीं मिला। और हमने दोबारा रिमाइंडर के तौर पर भी जो है दोबारा उनको लेटर भेजा है, रिमाइंड भी करवाया कि भाई आप रिस्पॉन्ड करें, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। और आपको पता है कि पीसीबी के जो चेयरमैन, अगर जहां पर अगर आप जो बात कर रहे हैं कि नजम सेठी जो है वो नून लीग के करीब है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जका अशरफ है वो जरदारी के बहुत करीब है। तो दोनों के ये इतने करीबी हैं और करीबी, बहुत ही करीबी माने जाते हैं। जका अशरफ को बड़ा जो है ना वो मसला उठाया थोड़े टाइम से, उन्होंने कहा कि बस अब मैं बनूं चेयरमैन, उन्होंने अपनी लॉबी बहुत तेज चलाई है। तो बहरहाल कहानी जरदारी साहब को रियलाइज करा, अगर आपको कुछ क्यों नहीं, अगर आप आज पूछें, अगर आज आप देखें, नहीं वो दोस्त भी उन्होंने कहा मुझे चाहिए आपकी, अगर आप कहते हैं कि मैं अपनी बड़ी सिलेक्शन करवाऊंगा, अगर आप बोलते हैं कि मैं इतना पावरफुल हूं तो आप करें। तो इस टाइम कहानी जो नजर आ रही है वो यही आ रही है, जो बाहिर नजर आ रही है
कि जो शहबाज शरीफ है उनके ऊपर इस तरह प्रेशर डला हुआ है कि भाई या तो अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दो, ठीक है, यानी कि हम आपसे अलहदगी इख्तियार कर लेंगे, इतनी बात यहां तक पहुंच चुकी है। तो अब लग यही रहा है कि शायद अब उनको खुश करने के लिए वो फिर कहेंगे कि हाँ जी ज़का शरफ आप बन जाओ, लेकिन टोटली नलायकी है, टोटली जो पीडीएम टोटली, मैं तो पूरी पीडीएम को नलायकी मानता हूं। नजम सेठी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। पर्सनली मुझसे पूछो ना, हाँ। पहले रमीज राजा थे, ठीक है, जिस तरीके से हटाया वो गलत था, लेकिन अभी नजम सेठी राइट ट्रैक पर है और राइट वर्क कर रहे हैं। हाँ। फजूल में आके उंगली कर देना और ऐसे टाइम पर कर देना कि वर्ल्ड कप आपके सर पर खड़ा हुआ है, हम ही आएंगे, पता नहीं क्या नए काम, बारियां चल रही हैं, बारियां आगे क्या करते हैं, फिर से कुछ सिलेक्टर चेंज करते हैं, कोच चेंज करते हैं, क्या नई मुसीबत लाते हैं। जो करना है आपके पास परफेक्ट टाइम वर्ल्ड कप के बाद कर लो। दूसरा ये आप मुल्क का भी नहीं सोचते, आप क्रिकेट का भी नहीं सोचते, आप ये भी नहीं सोचते, आप छोड़ो, सिर्फ आप लोगों को ये पड़ा हुआ है कि अपनी कुर्सी ले ले बस। हर किसी को लगा, एक को लगा मैं प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पकड़ लूं, एक को लगा मैं पीसीबी चेयरमैन की कुर्सी ले लूं। यार मतलब कुछ जरा सी तो शर्म होती है, जरा सी तो हया होती है, मतलब बिल्कुल ही इनके अंदर से शर्म है। ऐसा लगता है कि वो छू कर भी नहीं गुजरी हुई और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान का दवालिया निकालने में लगे हुए हैं मिलकर सारे। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है रिजवान के हवाले से। तो अपडेट ये है कि भाईजान जो रिजवान है, अब उनको आपको पता है कि जो लास्ट टेस्ट मैच थे पाकिस्तान के अंदर, उसमें सरफराज अहमद को चांस मिले था, जिसमें सरफराज अहमद ने ना सिर्फ सेंचुरी बनाई थी बल्कि बड़ी शानदार किस्म की जो बैटिंग करके दिखाई थी, और सरफराज जो लगातार बेंच के ऊपर जो है बैठे रहे थे। तो अब कुछ खबरें गर्दिश करना स्टार्ट हो गई है कि श्रीलंका का टूर जो है वो जुलाई के अंदर खेला जाना है, जहां पर 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेलने हैं, और इसी टाइम पर जो ग्लोबल कनाडा की जो T20 लीग है वो खेली जानी है। तो कहा यह जा रहा है कि रिजवान को पहले से जो है ये चीज की मैसेज पहुंचा दिया जाएगा, या रिजवान खुद ये चाह रहे हैं, अल्लाह जानता है बेहतर कि रिजवान खुद ये चाह रहे हैं। क्योंकि खबरें तो ये चल रही हैं कि रिजवान कह रहे हैं कि अगर आपने मुझे नहीं खिलाना तो फिर मैं जो है T20 लीग खेलूंगा कनाडा के अंदर, जो इस वक्त लीग जो है, क्योंकि उसमें उनका नाम आ रहा है बड़े आइकन प्लेयर के तौर पर जो उनको पिक किया जा रहा है। सवाल मेरा दाऊद साहब आपसे ये है कि एक टाइम था जब सरफराज अहमद को ड्रॉप किया जाता था टीम से और वो टीम के साथ से बेंच गर्म करते थे, उस टाइम पर वो कैप्टन भी रहे हैं लंका प्रीमियर लीग में, और उन्होंने कप्तानी तक छोड़ दी थी टीम की और वो टीम के साथ ट्रैवल करते रहे। तो क्या ये बेहतर है कि आप मतलब एक खिलाड़ी ऐसा पावरफुल होना चाहिए कि वो पहले बता दे कि यार मुझे गलत नहीं है, पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वहां पर सरफराज इंजर्ड हो जाते फिर कौन होगा? देखिए रिजवान का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वैनकूवर नाइट्स है, कनाडा जो ग्लोबल T20 लीग है उसके ये आइकन प्लेयर सिलेक्टेड होगा। जो आइकन प्लेयर है तकरीबन पीकेआर में वो 3 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाएगा, 3 करोड़ रुपए से ज्यादा। जो ये लीग शुरू होगी ये 20 जुलाई से स्टार्ट होगी लीग। अब सवाल यहां पर यह है कि रिजवान साहब जो है वो ये देख रहे हैं, उनको ये नजर आ रहा है कि जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी आपकी, उसमें सरफराज अहमद को आखिरी में ट्राई किया गया था और वहां पर उन्होंने सेंचुरी भी बना दी थी, मैच भी बचा लिया था, टेस्ट मैच भी सीरीज भी वहां पर पाकिस्तान ने बराबर कर ली थी। तो अब वो ये चीज देखने जा रहे हैं कि क्या ज्यादा बेहतर है कि उनको लग रहा है कि श्रीलंका के साथ जो आपकी सीरीज होने जा रही है उसमें उन्हें लग रहा है कि शायद जाहिर है पहली जो प्रेफरेंस होगी वो सरफराज हो सकती है। तो वो कह रहे हैं कि इससे बेहतर है कि बेंच पे बैठूं या शायद उनको मौका मिले दूसरे टेस्ट में या नहीं मिले वो बात की बात है। तो वो कह रहे हैं कि बेहतर है कि मैं अपने 3 करोड़ हासिल कर लूं। अब इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि वर्ल्ड कप से पहले आप अगर लीग खेलने जा रहे हो, ठीक है, और वहां पर अगर आपको इंजरी हो जाती है और रिजवान इस टाइम आपके प्रीमियम खिलाड़ियों में शामिल है, आपकी आला क़यादत में शामिल है, अगर बाबर हो गए या अगर आप शदाब या रिजवान आपकी यही फैसले करते हैं, आपके इस टाइम 3 खिलाड़ी और रिजवान टॉप पर आते हैं, बाबर के भी क्लोज है। अब अगर वो चले जाते हैं, इसके बाद आपकी कोई सीरीज नहीं है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, ना अफगानिस्तान वाले फाइनलाइज हुए हैं, श्रीलंका के साथ आपके ओडीएस हो नहीं रहे, अभी ट्राइनेशन के हवाले से भी पीसीबी लगा हुआ है कि सीरीज रखवा ले। लेकिन अब इसमें भी 2 धड़े रखते हैं और उनकी राय भी आपको बताते हैं कि क्या दोनों धड़ों की सोच है। लेकिन अली रिजवान की जो कुछ जराए बता रहे हैं या कुछ सीनियर जो जर्नलिस्ट इस पर तज्जिया कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि श्रीलंका वाली सीरीज से वो आराम ले लें, ग्लोबल T20 लीग खेल लें, इसके बाद व्हाइट बॉल पाकिस्तान की जितनी है, चाहे एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, अगर कोई सीरीज अरेंज होती है, ट्राई नेशन वगैरह, वो खेल लें, और इसके बाद जो आपका ऑस्ट्रेलिया का दौरा है वहां से भी वो आराम कर लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है सरफराज होंगे, उसमें वो आराम कर लेंगे। उसके बाद सरफराज अहमद का होगा कैरियर फुल स्टॉप, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा एक ऐसा होता है जो आपको पता है अगर रिजवान जाएंगे उनके लिए भी सीन बैड है, कोई भी खेले वहां पर वो ले लेंगे फुल स्टॉप। उसके बाद वो दोबारा आएंगे, उसके बाद आपकी हल्की हल्की सीरीज है, वेस्ट इंडीज के साथ भी टेस्ट है, बाकी भी है। ऑस्ट्रेलिया का टूर नहीं करेंगे? नहीं, वो अभी जिस तरह यहां से निकल रहे हैं तो ज़ाहिर है फिर वो सरफराज के साथ ही जाएंगे, तो वहां से भी वो क्योंकि वर्ल्ड कप खेल कर आए होंगे वहां पर भी वो छुट्टी ले लेंगे, और वो 3 टेस्ट मैच है और वो किसी के लिए भी आसान नहीं है, वो सबके लिए आपके बॉलर्स हो जाए, बैट्समैन हो जाए, वहां पे भी रिजवान की बचत हो जाएगी और उसके बाद वो दोबारा से एंट्री मार लेंगे। लेकिन अब देखो इसमें 2 धड़े हैं और 2 लोगों की डिफरेंट राय है, कुछ रिजवान को इस पर सपोर्ट भी कर रहे हैं और कुछ इस पर रिजवान के खिलाफ भी बात कर रहे हैं।
जो रिजवान को सपोर्ट कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि यार चलो अगर वो बेंच में बैठेगा तो इससे बेहतर है कि वो वहां जाकर ग्लोबल लीग में T20 खेल ले। मुझे लेकिन देखिए ना, मैं भी ये कहता हूं कि आपको किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर बेंच पे बैठेगा तो जाकर खेल ले, 2 पैसे कमा ले, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन मसला यहाँ पर यही, यहाँ पर फिर आपका दोहरा मेयार क्यों आ जाता है? सरफराज अहमद चलो बेंच में लगातार बैठे रहे, ठीक है, लेकिन दूसरी बात यहां पर यह है कि अगर सरफराज अनफिट हो गए ना, फिर कौन करेगा? फिर कौन कीपिंग करेगा? ये तो फिर नेशनल ड्यूटी अब ये नेशनल ड्यूटी, क्योंकि नेशनल ड्यूटी सिर्फ ये तो नहीं है कि आप खेलोगे तो आपकी नेशनल ड्यूटी है, जो टावर वाला बंदा है ना वो भी नेशनल ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि जो आपको पानी गर्मी में देने आता है वो भी नेशनल ड्यूटी करता है। टोरंटो नेशनल्स के नाम से है, टोरंटो नेशनल्स, वो एक कनाडा की टीम है जिसमें आपके अब्दुल्ला शफीक को साइन किया हुआ है, जिसमें मार्की प्लेयर शाहिद खान आफरीदी है, उनके पास सामान भी है, साइम अयूब भी है, उसमें अब्दुल्ला शफीक है। तो खबरें ये कि अब्दुल्ला शफीक ने जो कनाडा की ग्लोबल लीग है उससे ये बात कही है कि मैं 20 तारीख तक जो है, जो सॉरी ये 20 जुलाई से स्टार्ट हो रही है ना, और पाकिस्तान और जो श्रीलंका की जो टेस्ट सीरीज है इसका जो खबरें आ रही हैं, अभी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो अनाउंस करेगा, अभी ज़ाहिर है कोई खबर उस तरह से भी नहीं आ रही कि एग्जैक्ट डेट्स, क्योंकि श्रीलंका का अभी वर्ल्ड कप 2023 से क्वालिफाई शुरू हो रहा है, लेकिन कहा जा रहा है इस हफ्ते श्रीलंका अनाउंस कर देगा शेड्यूल। 13 जुलाई से सीरीज स्टार्ट हो सकती है, तो अगर 13 से आप 17 ले लें, 17 के बाद 20 से शुरू होगा आपका सेकंड टेस्ट मैच, जो तकरीबन आप कह लो कि आप वेले होगे 24-25 तारीख को, 24-25 तारीख को आप वेले होगे। तो अब्दुल्ला शफीक ने यही उनसे माजरत किया कि मैं पहला हफ्ता जो ग्लोबल कनाडा T20 लीग है इससे माजरत कर लूंगा, बाद में मैं आ जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि रिजवान को भी यही करना चाहिए कि बेशक वो पाकिस्तान टीम में अगर फर्स्ट चॉइस नहीं भी है टेस्ट में, बहुत सीनियर प्लेयर है, वो बेंच पे बैठे रहे, बेशक भी काम है, हाँ बिल्कुल, बहुत नहीं, चलो व्हाटएवर जो भी है, लेकिन आपको आप टीम के साथ वर्ल्ड कप में जाओगे, वाहिद विकेट कीपर हो। रिजवान ने बाबर को बोला है और आपको पता है ये चीजें चल रही हैं कि वर्ल्ड कप में अगर सरफराज को रखना है या कोई बैकअप विकेट कीपर रखना है वो रिजर्व में रखो। ग्लोबल लीग है, इसमें और भी बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, जैसे पैंथर में शेब मलिक है, आजम खान है, शहनवाज दानी है। उसके बाद बात करें वोल्स के अंदर जो उसामा मीर है, हुसैन तलत है, उस्मान खान है, ब्रैम्पटन वोल्स, हाँ, फिर उसके बाद जुगार्स के हवाले से बात करें तो इफ्तिखार अहमद है, मार्की प्लेयर है ये मोहम्मद हारिस है। इसके बाद आप वैनकूवर नाइट्स के हवाले से बात करें तो मोहम्मद रिजवान है इनके। इसके बाद मोन्ट्रियल टाइगर्स के हवाले से बात करें, अब्बास अफरीदी को भी लिया हुआ, लास्ट टाइम भी खेले थे शायद अफरीदी। तो ये काफी प्लेयर जो है वो खेल रहे हैं पाकिस्तान के इसके अंदर। तो इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है ब्रेसवेल के हवाले से। तो ब्रेसवेल जो है दाऊद साहब वो आउट हो गए हैं ओडीआई वर्ल्ड कप से। न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है ये। इस बार आपको पता है कि केन विलियमसन ऑलरेडी डाउटफुल है और अभी तक यही कहा जा रहा है कि वो ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर है, क्योंकि वो आईपीएल जब खेलने के लिए गए थे तो उनको बहुत बुरी जो है वो इंजरी हुई थी, जिसके बाद उनको जो है सर्जरी रिकमेंड कर दी गई थी और कहा जा रहा है उनकी सक्सेसफुल सर्जरी हो भी गई है, लेकिन उनको भी काफी टाइम रिक्वायर्ड है। अभी आखिर में जाकर न्यूजीलैंड बोर्ड कह रहा है कि उनके हवाले से डिसाइड करेंगे, लेकिन ब्रेसवेल का बाहर होना एक बहुत बड़ा झटका है इनके लिए। कैसे रन कर रहा था पाकिस्तान में भाई जब आप मेरे साथ मिडी स्टेडियम में पाकिस्तान के अगेंस्ट तो कारी कर रहा था, साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो इंडिया के अगेंस्ट कर रहा था वो भी तो बताए ना। इंडिया को एक हारा हुआ मैच जो न्यूजीलैंड था वहां पर इंडिया में जो उसने परफॉर्मेंस दिखाई थी, और मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ल्ड कप भी इंडिया में है। बहुत बड़ा झटका। वो सिस्टर शायर की तरफ से एक नुमाइंदगी कर रहे थे और वहां पे इनको चोट लगी, 32 साल के हैं और 2022 जो है इनका बहुत ही आउटस्टैंडिंग गुजरा है। तकरीबन 42.5 की एवरेज रही है, 42.50 की इस ब्रेसवेल की एवरेज रही है। और अगर आप रन्स की बात करें तो 510 इसने रन्स बनाए हैं, और अगर बात की जाए तो इसने 15 विकेटें भी चटकाई हैं। तो प्योर ऑलराउंडर निकल कर आया। 2022 में 15 विकेटें ली हैं, 42.5 की एवरेज है, 502 रन बनाए हैं। तो कमाल बैट्समैन था और एक ऐसा प्रोडक्ट इन सब कॉन्टिनेंट वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स में न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा ये हुक्म का इक्का था, जो बॉलिंग के साथ बिल्कुल परेशान कर देता सबको। 10 ओवर झेलना, आपको याद होगा इवन आप इन न्यूजीलैंड खेल रहे थे जो ट्राई सीरीज, वहां पे इसने आपको परेशान किया हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। ये 4 ओवर में 12-13 से रन, 12-13 रन दे रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत इकोनॉमिकल बॉलर था और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, बड़े बड़े शॉट्स भी मार लेता है। तो बहुत बड़ा झटका है। और खबरें ये हैं कि सर्जरी के लिए जा रहे हैं, इंग्लैंड में इनकी सर्जरी हो गई, वर्सेस्टर शायर की तरफ से खेलते हुए इनको चोट लगी है और इंजरी की वजह के बाद जो कहा जा रहा है 6 महीने के लिए रिहैब इनका चलेगा। तो 6 महीने के लिए बाहर हो गए। केन विलियमसन को ऑलरेडी झटका लगा है, बहुत बुरी खबर है। इसके बाद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि एशेज के हवाले से जो अपडेट आ रही है, प्लेइंग 11 जो है वो सामने आ चुकी है इंग्लैंड की, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की WTC का फाइनल जीत लिया है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो जो अपने पास रखते हैं वो एशेज को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो दाऊद साहब एशेज के लिए प्लेइंग 11 आ चुकी है और बड़ी एक्साइटेड क्रिकेट दोबारा शुरू हो रही है। नहीं बिल्कुल, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का WTC का फाइनल हुआ है, काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है इंडियन मीडिया में, इंडियन प्लेयर्स की तरफ, इंडियन प्लेयर्स को, इंडियन टीम को, चाहे विराट कोहली हो, शुभमन गिल का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। आज शुभमन गिल ने ट्विटर पे तस्वीरें डाली हैं, उनको गालियां पड़ रही हैं। साथ ही साथ अगर आप बात करें, ठीक है, आईपीएल को भी खुल्लम खुल्ला जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, एक्स क्रिकेटर्स बुरा भला बोल रहे हैं।
चाहे इरफान पठान की बात कर लें, रवि शास्त्री की बात कर लें, सुनील कैप्टन तक ने कह दिया गावस्कर की बात कर लें, उससे पहले होना चाहिए, रोहित शर्मा की बात कर लें, उन्होंने तक आईपीएल को कहा कि शेड्यूलिंग चेंज की जाए, ये की जाए, तो काफी ज्यादा चल रहा है। लेकिन फाइनली अब ऑस्ट्रेलिया अपने अगले पड़ाव के लिए तैयार है और उसका नाम है एशेज, बहुत बड़ी है। तो इंग्लिश टीम ने अपनी प्लेइंग 11 पे अनाउंस कर दिया, 2 तब्दीलियां की गई हैं जो आयरलैंड की तरफ से आई थी, बल्कि और तब्दीलियां तो खैर ज्यादा है, मोइन अली भी क्योंकि आ गए हैं, लेकिन जो ओली रॉबिन्सन है और जिमी एंडरसन फास्ट बॉलिंग में दोनों ने कम बैक किया। प्लेइंग 11 आपके साथ अगर शेयर करूं तो जैक क्रॉले और बेन डकेट ओपन करेंगे, नंबर 3 पे ओली पोप आएंगे, 4 पे जॉय रूट आएंगे, 5 पे नंबर 3 डाउन पे हैरी ब्रूक्स आएंगे, 7 पे बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स कप्तान आएंगे, तोड़ फोड़ होगी। 7 पे 5 डाउन पे बेनी जो आपके बेरिस्टो है, जोनी बेरिस्टो विकेट कीपर वो आएंगे, 8 पे मोइन अली आएंगे। मतलब बैटिंग कितनी लंबी खिला दी, इसका साफ मतलब है जो बार बार स्टोक्स और मैकलम कह रहे हैं कि बेस बॉल होगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और ऑस्ट्रेलिया ने इसके बाद एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, मजाक उड़ाया इनका बड़ा बेसबॉल, वो बता करते हैं, ऑस्ट्रेलिया बता दूं पहले बताएं। इसके बाद 9 पर स्ट्रूड ब्रॉड, ओली रॉबिन्सन और एंडरसन, ये 3 फास्ट बॉलर हैं। अजय दाऊद साहब बड़ा मजाक उड़ाया ऑस्ट्रेलिया ने इनके बेसबॉल का। ऑस्ट्रेलिया कहता कि जब हम अपने सामने आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि बेसबॉल होती क्या है। स्टीव वॉ ने इवन कहा कि इनके पास जो है वो बेसबॉल के अलावा बैकअप कोई प्लान नहीं, और अगर वो फेल हुआ तो ये क्लूलेस हो जाएंगे, फलाना हो जाएंगे। लेकिन बड़ा मजा आना है क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि इनका जो बेसबॉल है वो कामयाब होगा, तोड़ेंगे। और ऑस्ट्रेलिया को अगर ये बेसबॉल की तरफ गए ना तो ऑस्ट्रेलिया फंसेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो इंडिया के अगेंस्ट भी जीता है ना ऑस्ट्रेलिया, वो कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड का अटैक था, ट्रेविस हेड का अटैक था। हाँ, वो अगर ट्रेविस हेड वहां अटैक करते तो कुछ ना होता। लेकिन बड़ा मजा आना है इस मैच का क्योंकि अटैक होगा और इंग्लैंड स्टोक्स स्पेशली अटैक करेंगे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। चलो पाकिस्तान हो गया या इंडिया हो गया, इनके ऊपर तो इन्होंने बेसबॉल अटैक किया। एक जो टेस्ट मैच था, आखिरी टेस्ट मैच था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, वो बेसबॉल पे हुआ। फिर अभी आपके पाकिस्तान आके उन्होंने हमें तोड़ा, बाकी भी सबको तोड़ रहे हैं। लेकिन अब मजा आएगा जब ये इंग्लैंड के अंदर बेसबॉल चलेगा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का एशेज में, तो बहुत मजा आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम पे जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट कनेक्ट। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।